बात हाँ हाँ ना नीचे मतलब सीढ़ी से 4 तले लिफ्ट आवाना चालू के रचनावली के प्रकाशन के बाद उसका कोलकाता में लोकार्पण और इस अवसर पर विद्यानिवास मिश्र की आज जयंती के अवसर पर उनके चिंतन के कुछ पक्षों पर कुछ सुधी वक्तव्य सुनने के लिए हमें इकट्ठे हुए हैं। कार्यक्रम का आरंभ हो इसके पूर्व हम आग्रह करते हैं कि आज सुधी जन हमें अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे, वे आसन ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमने डॉक्टर अरुण होता राज्य विश्वविद्यालय बड़ा साहब से आमंत्रित किया है। यहाँ आगे हो मैडम, आप आसन ग्रहण करें। मैडम आप आसन ग्रहण करें। मंडल की हमारे मार्गदर्शक श्री प्रमोद शांति तो अब कार्यक्रम को हम आपकी सदाशयता से परिचित हैं, आपका सहयोग मिलता रहता है, लेकिन आपको प्रकाश में आपका भी करना है। और अब आग्रह है कि आज के वरीय अतिथियों के स्वागत के लिए कार्रवाई शुरू करें। घूम के भैया पुस्तक नाम है सोनी की बेटी थी नियो ना ब्राउन था। हाँ एक मिनट सामने सामने बात वो फुल लाइट है कि तो वंदना मैडम से आग्रह किया आपने और डॉक्टर रेशमी पंडा मुखर्जी को करो आदर्श को करीब डॉक्टर अजीत सिंह से आग्रह है कि आए और डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी को हाँ सर सामने का सामने विश्वविद्यालय से कमल कुमार से भी आ गया है। से आग्रह है कि श्रीमती वाली से आग्रह है कि आ गया है और इसने जो हाँ सर सामने से आग्रह करते हैं कि आए और स्वागत है। मंचस्थ सभी विद्वजन एंड प्रबुद्ध श्रोतागण, आज ये जो अनुष्ठान है जो ऐसे साहित्य मनीषियों का अनुष्ठान है, इतने के बारे में सोचकर जिनकी बात करके ही आनंद प्राप्त होता है। और मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों हूँ जिन्हें मुझे उन दोनों का सानिध्य मिला है। उनका तो विद्यानिवास में दर्शन मिला, सानिध्य क्या दर्शन मिला उनका तो
और कृष्ण बिहारी जी का सानिध्य और स्नेह तो बहुत मिला। आज जब ये पुस्तकालय इसका ग्रंथ जी का मुझे एक घटना याद आ गई। आज से 25 साल पहले की अप्रैल 1998 की बात है। एक पुस्तक शोध कार्य किया था इन्होंने डॉक्टर साहब कृष्ण बिहारी ने कि हिंदी पत्रकारिता राजधानी आयोजन की प्रति भूमिका। उसका विमोचन कार्य था इसी तरह। तो विद्यानिवास जी आए थे उसका विमोचन करने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने कहा कि भाई कृष्ण बिहारी अपन क्या इतिहास में लिखकर अपना समय नष्ट कर रहे हो, कुछ रचनात्मक कार्य करो, तुम्हें रामकृष्ण परमहंस पे काम करना चाहिए। तो बाद में कृष्ण बिहारी कहते हो मुझे ले गए दक्षिणेश्वर उसी यात्रा में और एक बताइए कहाँ ठाकुर बैठते थे, इस तरह के बारे में उन्होंने उस पुस्तक का बीजारोपण कर दिया था। उसके बाद तो वो पुस्तक तो आज वो घटना याद आ गई। और आज विद्यानिवास जी जैसे साहित्य के मनीषी क्या क्या काम किया, कई काम किए उन्होंने, उनकी बड़ी प्रतिभा थी। उनका कार्य एक जगह एकत्रित होकर के प्रकाशित हो रहा है और उसकी भूमिका कृष्ण बिहारी जी ने बताया मुझे अमृत जी ने। तो ये पुस्तक हम लोग जैसे मेरे जैसे ग्रंथ की तरह हो गई, एक पवित्र ग्रंथ की तरह। ये आज जिस तरह का वातावरण एक कंफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर जो हो रहा है, उसमें ये किताबें हमें राह दिखाएंगी, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर करेंगे। बड़ा अच्छा काम हुआ। और दिव्या जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन हुआ है। इस दिव्य अनुष्ठान के लिए आज सबका आना आप सबने स्वीकार किया, हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। और सभी आप सुधीजनों का जो इस कार्यक्रम में आए। वैसे भी जब से कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल की स्थापना हुई है, कलकत्ता कहीं कलकत्ता का बाहर की भी जो साहित्यिक मित्र है, जो साहित्य जगत में लगती है, साहित्य उनका आशीर्वाद उसने हम लोग को मिलता रहा है। हम जो भी कार्यक्रम जिस तरह का भी कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटी गोष्ठी हो, चाहे छोटे हॉल में हो, चाहे सभागार का बड़े हॉल में हो, जैसा कार्यक्रम करते हैं वैसा आशीर्वाद लोग आते हैं और रुचि लेते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और हमें खुशी है कि ये एक मंडल बनने से गुरु जी की कृष्ण बिहारी जी की उपस्थिति की अनुभूति हमें होती लगता है हमारे आसपास ही। कोई बातचीत आए थे, एक दो महीने बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, कर लेते हैं। तो जिस तरह की बैठक मतलब उनके जो अपनी कुटिया कहा करते थे, वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। कभी जाड़े की शाम के वक्त गरम गरम वो खिलाते खिलाते वो है, और हर तरह की बातों की चर्चा होती थी। उनका कोई बातों की सीमा नहीं थी कि हिंदी है कि उर्दू है, हर सी बातें होती थी। तो हम लोग ये किया कि जिस तरह की बातें गुरु जी किया करते थे, तो उनका ऐसे एक ये आवा मंडल हम लोग सब इकट्ठे होकर के वैसे ही बातें उनको की सृष्टि करने की चेष्टा करते हैं। उसकी बातें किसी स्पीकर बुला लिया, बातें वही करते हैं कि हमको ऐसा लगे कि गुरु जी हमारे आसपास हमारे साथ ही गए नहीं है। ये बात की आज के 1 साल 2010 महीने हो गए, पर लगता नहीं गुरु जी के लिए हमारे आसपास ही है। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरे 21 खंडों में है। पंडित विद्यानिवास मिश्र का रचना संसार इसमें समाहित है। और यह एक विशेष अवसर है, आज उनका जन्मदिन है। और दूसरा यह अवसर है कि हम इस आयोजन को बिहारी विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडलों की जो संगठन यहाँ है उसके तत्वावधान में कर रहे हैं। ये दोनों ही बड़े विद्वान हिंदी भावधारा से तो जुड़े ही थे, पारस्परिक संबंध भी उनका बड़ा ही प्रगाढ़ था। और इस प्रगाढ़ता का ही एक शायद ये ईश्वरीय अवदान है, यकीन है, संयोग है कि हमारे इस बेला में विद्यानिवास जी के जयंती के अवसर पर कृष्ण बिहारी विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल के तत्वावधान में इस बैठक में उपस्थित हो गए। इस अवसर पर यह समीचीन होगा कि उन दोनों विद्वानों के जो आत्मीय संबंध हैं और इस पुस्तक के प्रणयन की जो कुछ प्रक्रिया है उस संबंध में प्रकाश डालने के लिए हम श्री कमलेश को आग्रह करते हैं। श्री कमलेश मिश्र हैं और इस संदर्भ में हमारे पास समय सीमा है।
ये समय सीमा है 10 मिनट और आइए। मेरे परम आदरणीय गुरुजन जो सामने बैठे हुए हैं, मित्रों और देवियों, ये अचानक कार्यक्रम बना। पिछले महीने सहज संघ चालक या क्या होता है आरएसएस में, वो उन्होंने पिछले महीने जो है इसका लोकार्पण दिल्ली में इस पुस्तक का किया था। मैंने देखा था, देखते देखते एक दिन मैंने फोन किया दयानिधि मिश्र जी को कि सुनिए, पिताजी बराबर कहा करते थे आपसे, और मुझे उन्होंने कहा था कि रचनावली का काम लगभग पूरा होने को आया। तो दयानिधि जी का फोन आया था, तो मैंने दयानिधि जी से कहा कि का हो एगो सेटवा हमरों के देवक नाम भोजपुरी। तो उन्होंने कहा कि अरे पहला सेट जो है पंडित जी आपके पास पहुंचेगा। मैंने कहा कि मुझे याद है उन्होंने ये कहा था। तो उन्होंने सारी बातें बताई, बताने के बाद कि कैसे पुस्तक ये जो है रचनावली, कहा कि प्रेरक बने थे कृष्ण बिहारी मिश्र जी, पंडित जी ही बने, जिसके चलते ये रचनावली आ पाई। मैंने कहा कि ठीक है उसको तो दीजिए। मैं जमशेदपुर में था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम उसका लोकार्पण करो, अध्ययन मंडल की तरफ से तुम लोग बढ़िया काम कर रहे हो, तुम लोग उसका लोकार्पण करो। मैंने प्रमोद चाचा जी को बताया कि ऐसा, तो उन्होंने कहा है। प्रमोद चाचा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कीजिए। हम लोग कुछ भी कहते तो कहते कीजिए। उसके बाद मैंने प्रेमशंकर भैया को फोन पर कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है। वो भैया ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज आप उसमें ठीक कर लीजिए जो लीगली जरूरी है, क्योंकि उसके साथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है और प्रभात प्रकाशन जुड़ा हुआ है, उनसे अनुमति हो सकती है कि लेनी पड़े आप। फिर उनका फोन आया कि कमलेश जी मैंने भेज दिया, किताब भेज दी है, हफ्ते भर में मिल जाए। मैं उस समय जमशेदपुर में भांजे की शादी में था। तो हमने तब पूछा अनुमति लेनी पड़ेगी क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रेरक व्यक्तित्व जो था वो पंडित जी थे और संपादक मैं, तो अनुमति किससे तुम लोगे? मैं अनुमति देता हूं, तुम करो, कोई नहीं बाधा हो जाएगा। मैंने फिर उन्होंने जो ये जवाब दिया, मैंने भैया को भी बता दिया, चाचा जी को। तो ये पंडित जी के साथ उनका जो रिश्ता था ये जग जानी है। सभी लोग जानते हैं कि पंडित विद्यानिवास मिश्र कैसे व्यक्ति थे। तो उसमें क्या वो सारे जोड़ जाड़ करके ही बता देता हूँ, एक ही बार खत्म कर देता हूँ। पंडित जी को मैंने 79 में देखा था। उस समय तक पंडित जी के साथ उनकी बहुत अच्छी जो है बड़ा अच्छा उनका रिलेशन बन गया। मुझे ठीक याद है कि कथा समारोह, 2 कथा समारोह कलकत्ते में हुए जो भारतीय संस्कृति संसद ने किए थे, जिसमें कि सारे बड़े बड़े कथाकार आए। पहला वाला तो मुझे याद नहीं, लेकिन दूसरा वाला मुझे याद। पहले वाले के बारे में एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो श्री प्रसाद सिंह ने लिखा था। दूसरे में मैं था, संभवतः वो था या बैठीषण गुप्त शताब्दी वर्ष रहा था। उस समय गुप्त जी बादशाह जी थे और विद्यानिवास मिश्र थे, डॉक्टर देवराज थे, ये सारे लोग आए हुए थे, निर्मल वर्मा वगैरह सब लोग। बैठीषण गुप्त वाले वो 86 तो एक बैठकी हो रही थी जहां पर बादशाह जी थे, भवानी भाई थे। तो कृष्ण बिहारी जी के साथ ऐसा था कि जैसा बोलते थे लिखते थे उसी तरह से वो वाचन भी करते थे। बहुत बढ़िया वाचन जो था, ईश्वर ने उनको ये दिया था कि वो वाचते बहुत बढ़िया थे, बोलते थे तो वाचते बहुत बढ़िया थे।
तो वो कविता सुनाने लगे भवानी भाई को। तो वहीं पर पंडित जी ने मजाक में कहा कि खूब चापलूसी कर रहे हो। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा कि नहीं मिश्र जी, आप मेरी कविताएं पढ़ें, मैं सुनूंगा, इसकी बात छोड़िए, ये जो कह रहा है। तो उसके बाद दोनों लोगों में बड़ा आत्मीय रिश्ता बना। स्थिति यह है कि जिन लोगों ने करीब से देखा है किसी को, तब उसके व्यक्तित्व के बारे में पता किया जा सकता है, केवल लेखन से नहीं किया जा सकता। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी से शुरू करके मेरी शिक्षा यही हुई, न तो और कुछ प्रशासन में था, कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में मुझे साहित्य की तमीज नहीं है, लेकिन मेरे पिता बड़े दुखी थे इस बात से, शायद बहुत लोगों को पता हो कि ये लिखता नहीं है, ये लिखता नहीं है। इससे वो अंत तक दुखी थे। मैंने उनके अपने जाने के महीने भर पहले तक लोगों से कहा करते थे कि ये लिखता ही नहीं, सब समय नष्ट करता है, समय नष्ट करता है और फेसबुक पर लगा रहता है। ये उनको बड़ी चिढ़ थी। तो वो पंडित जी और उनमें जो आत्मीय रिश्ता हुआ वो मैंने देखा है। पंडित जी के बारे में लोग कहते हैं कि बड़े क्रोधी थे। हाँ, क्रोधी थे, ये बात है, लेकिन मैंने कभी कृष्ण बिहारी मिश्र के सामने उनका क्रोध नहीं देखा। और मुझे याद आता है कि देखिए, दो विचारधारा के मालिक, एक नामवर सिंह जो कि मार्क्सवादी विचार है, और एक कृष्ण बिहारी मिश्र, एक विद्यानिवास मिश्र। जब विद्यानिवास जी इस दुनिया से चले गए तो नामवर सिंह ने गोरखपुर में बोलते बोलते स्मरण सभा में उनकी आंखें जो है वो रोने लगी। और जो उन्होंने लिखा, तब मुझे ये याद आया कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के जाने के बाद आज ने जो उनको श्रद्धांजलि दी थी, ठीक वैसी ही थी। विचारधारा की लड़ाई लोगों की थी, लेकिन आपस में लोगों में आत्मीय रिश्ता बहुत बढ़िया था। एक अच्छी घटना मैं आपको याद दिलाऊं। एक बार क्या हुआ कि आए किसी भाषण में, तो कहती मैं आ रहा हूँ, तुम आ जाना। तो आए, और आने के बाद जो अपनी अटैची उटैची लेकर के आए, वो गाड़ी में ही वो अटैची रखा हुआ था, और आकर के उनको आसन पर बैठा दिया गया और भाषण दिया। कृष्ण बिहारी जी ने पूछा कि पंडित जी, भोजपुरी में, पंडित जी नामवदी जो बोलने रहे उनके बता दे रहा था पहले ही से, पहले ही किसी ने बता दिया था क्या कि ये बोले हैं नामवर सिंह, क्योंकि आपने तो सब काट छाट करके। तो उनका जवाब था कि छोड़ा, तुमने देखा नहीं कि मैं कैसे आया? मैं एयरपोर्ट पर उतरा, वहां से गाड़ी से आ रहा हूँ, अटैची मेरी गाड़ी में रखी हुई है, और सीधे वहीं से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि नामवर क्या बोलेंगे, मुझे तो पता है कि वो क्या बोलेंगे और क्या बोलते रहते हैं। ये जो था प्रेम, और ये, और मैंने देखा है कि नामवर ये ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, और वो बिल्कुल कुछ ना बोलते हुए सीधे चले जाए। एक फोटो की मैं बात करता हूँ, नामवर सिंह का और पंडित विष्णुकांत शास्त्री का वो कथा समारोह की बात है। मैंने एक साथ फोटो ली शिक्षायतन कॉलेज। नामवर जी थोड़े हट रहे थे, मैंने कहा कि मैं फोटो लूंगा। तो मैंने कहा, पिताजी ने कहा कि शास्त्री जी को वो शास्त्री जी कहते थे, और शास्त्री जी कृष्ण बिहारी पंडित जी कहते थे, संबोधन यही था। तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ये फोटो लेना चाहते हैं। शास्त्री जी जाकर के जो है एक साथ नजारे फोटो लेना चाहते हैं। तो वहां पर गए, खड़े हो गए तीनों, मैंने फोटो लिया। दुर्भाग्यवश वो फोटो आया ही नहीं, और सकुचा रहे थे नामवर सिंह। लेकिन ये जो था, और पंडित जी जो थे,
पंडित जी ने तो जैसा कहा प्रमोदाचार्य जी की, प्रेरक एक्चुअली जो है, प्रेरक जो थे कल्पतरु के उत्सव लीला के, अगर कोई रहा हो तो वो विद्यानिवास मिश्र थे। जब वो लिखने लगे, नवभारत टाइम्स में 2-3 निबंध लिखा, तो लिखते ही देखा गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई और वो उसके बाद जो है तबीयत खराब हो गई और एक अनुष्ठान में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी जिसमें कि शास्त्री जी भी आए। तो उस अनुष्ठान में जब वो नहीं देखा शास्त्री जी ने, तो शास्त्री जी ने कहा क्या हुआ है, वो क्यों नहीं आए? किसी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, और घर में पहुंच गए। और उस दिन देखिए ऐसा कि घर में एक मिठाई भी नहीं थी कि शास्त्री जी को मिठाई खिलाई जाए। शास्त्री जी ने बिस्किट खाया और पानी पिया, क्योंकि उनको भी अल्सर का जो है, एक बार अटैक बड़ा भारी आ गया था। उन्होंने कहा कि पंडित जी चाय छोड़ दीजिए, पंडित ये जो है ये बड़ा घातक होता है। मैंने चाय छोड़ दी, शायद मेरी चित्र भैया बता सकते हैं सही क्या है। ये सारी चीजें थी। तो पंडित जी जो हैं वो इतना उनसे जो है जुड़ा हुआ था सब सारा मामला कि उन्होंने किताब लिखवाई, अग्रिम उन्होंने रॉयल्टी दिलवाई, और आलोक जैन जो है वो पगलाए हुए थे और वो ये लिखे जा रहे थे और उसे साहित्य अमृत में क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा था और उधर हमारे हरिवंश प्रकाशित कर रहे थे। तो ये संबंध उन लोगों का इतना बढ़िया था और बहुत हंसते थे। केवल 2 मिनट लूंगा दीजिए। और एक बार क्या हुआ कि एक साहित्य अकादमी जो है तो डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, मुझे लेकर के वो दिल्ली गए। वो एक ही बार गए हुए थे। ये अभी जो है ना साहित्य अकादमी की उपाध्यक्षा कुमुद शर्मा उस समय सहायक संपादिका थी उसमें, उसके साथ कई लोगों को पंडित जी ने जोड़ा और वो एमपी थे। तो उनके बंगले पर हम गए, उनको लेकर के, तो देखते ही बड़े खुश हो गए, मिठाई खिलाई और फिर कहा कि मैंने ये कैसे बच्चे की तरह मानते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो हवा गया, वो फिल्म का जो है शूटिंग हो गई उनके उसमें, कहा कि मैं इंदौर जा रहा हूँ, कल लौटूंगा, तुम यहीं रहो। कहते हमारे बहिनी दिया, हम जाकर बहिनी दिया पंडित जी, फिर बाद में आपसे भेंट हो। हमसे कहा उन्होंने कि पंडित ऐसा करो, इतनी मिठाई थी, इसको ले जाओ, बाहर हम करके दिया कि ले जाओ मिठाई। जब निकले वहां से तो वो जा रहे थे अपने कार पर, हम उसको जो है फूफा जी लेकर के जा रहे, तो कहा कि व्यवहारिकता देखिए उनकी, कहा कि क्या दिया है तुमको जी? उसने एक चेक दिया था, तो कहा कि दिखलाओ। तो उन्होंने देखा हुआ नहीं था, उन्होंने अपने यहाँ रखा था, निकाल करके दिखलाया। देखा, ऐसे चल रहे और देख रहे, ठीक है ना, कम नहीं है ना। ये जो था, माने छोटे भाई को कैसे प्यार किया जाता है कि तुमको जो राशि मिली है वहां से आने के बाद, तो ये जो है कम तो नहीं है ना। बहुत देते थे लोगों को, जब आते थे यात्रा से तो यहाँ पैसा लोग बताते हैं कि किसी को दे देते थे, किसी को जरूरत पड़ती थी दे देते थे। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। देखने में वैसे थे, लेकिन थे नहीं वैसे पंडित विद्यानिवास मिश्र, क्योंकि कृष्ण बिहारी मिश्र में और कुछ हो या ना हो, स्वाभिमान तो थोड़ा था। और स्वाभिमान अगर नहीं रहता तो प्रभात जोशी जैसे व्यक्ति के साथ अकेले लड़ाई करने नहीं उतरते मैदान में, या नामवर सिंह के साथ बैठ करके जो कि उनका गुरु रहा उसको काटते नहीं मंच पर। लेकिन उन्होंने निभाया दोनों एक दूसरे के साथ। और आज तो आपके सामने जो है ये हम लोग की रचनावली मैंने जो है इसका लोकार्पण होगा। आप लोग देखिएगा कि कितना काम किया। अभी भी बहुत सारे काम उनके बाकी जो अब शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद सुरेश जी। और हमारे समय की सीमा है और हम अब आरंभ करते हैं आज के विशेष वक्तव्यों की श्रृंखला। पंडित विद्यानिवास मिश्र हम सभी जानते हैं कि बड़े प्रकांड निबंधकार हैं, लेकिन एक उनका बहुत बड़ा पक्ष यह भी है कि भारतीय शास्त्रों की बहुत ही गंभीर, व्यवहारिक
और उद्भट व्याख्याता भी रहे। उनके व्यक्तित्व के जो विभिन्न अंगोपांग हमारे सामने आए हैं वे ऐसे ही विकसित नहीं हुए। उनके साहित्य से परिचित लोगों को पता है किस प्रकार उनके पितृव्य ने उन्हें वैष्णव भावधारा में चंदन घिसते घिसते दीक्षित किया। और जिन लोगों ने उनका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी लेख पढ़ा होगा, उसे पढ़ने से उनको पता चला होगा कि जो वटवृक्ष की तरह विद्यानिवास मिश्र आज हमारे सामने खड़े हैं, उसका बीज कहीं वहाँ उन दिनों वपन किया जा रहा था जब उनके पितृव्य पूजा अर्चना में लगे होते थे, विग्रह को आरती देते थे और विग्रह की पूजा करते थे। जिस लोक संसक्त की बात की जाती है, उनके लोग जो निबंध ललित निबंधों में वे भी अनायास उपजे नहीं थे। जिनको उनके निबंधों से परिचय है, उन्हें पता है कि किस प्रकार अपने गांव की अहिरी, कोई और जाति के लोग, कोई और भाई के, कोई और व्यवहार के लोग के साथ कैसे उनकी संपृक्ति की कैसा अपनापन था। उस जगह से साक्षात अनुभव प्राप्त करके और अपने अनुभव और अपनी मेधा और अपने पांडित्य से उसको फैलाया, फुलाया, सींचा। तो ये दो जो उनके आयाम हमें दिखते हैं, मोटे तौर पर उन दोनों आयामों पर आज हम चर्चा करने के लिए दो विशिष्ट विद्वानों को लेके आए हैं। 3 विद्वान हैं, एक तीसरा आयाम उनके पत्रकारिता का है, लेकिन ये 2 आयाम जो पहले हम लेके आ रहे हैं, डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी आएंगी और उनके ललित निबंध के वैशिष्ट पर आपके सामने अपने विचार व्यक्त करेंगे। हमें ये अभी करना समझते काफी शुरू हो गया है। विनोद जी इधर हाथ बढ़ाइए। विनोद जी के हाथ में हाथ, इनके हाथ में हाथ होने लगा। गुरुदेव आइएगा, शंकर जी पुष्प निवेदन करना। अभी हूँ, अभी नहीं, यही हुआ भी। अच्छा, खड़े होना है। हाँ। सब लोग को अगर कोई देना चाहे मेरे प्रमाण से छूट गया, उसके लिए क्षमा करेंगे। और अब हम अपने विषय की करते हैं। डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी मैडम से आते हुए आए और विद्यानिवास विश्वविद्यालय सभी विद्वानों को मेरा सादर नमन और इस सभा में उपस्थित गुरुजन और साहित्य प्रेमियों को भी मेरा नमस्कार। कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल की ओर से यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है विद्यानिवास मिश्र जयंती पर, उस पर वक्तव्य देने के लिए मुझे जो अवसर मिला है उसके लिए मैं मंडल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। और शुरू में ही मैं कहना चाहूँगी कि विद्यानिवास मिश्र जी को पढ़ते समय कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने उनका एक साक्षात्कार लिया था। उससे गुजरते हुए मुझे बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मुझे देखने को मिली। यद्यपि कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने विद्यानिवास मिश्र जी पर बहुत बड़ा काम किया है, काफ़ी लेखन है उनका। तो उस साक्षात्कार में चूँकि विषय मुझे जो मिला है निबंध पर, तो वहाँ पर उस साक्षात्कार में विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं कि निबंध लेखन के प्रति उनकी जो रुचि है उसका एक विशिष्ट कारण है। वो कहते हैं कि निबंध विधा में मेरी विशिष्ट विधा बनी है और उसका कारण है कि इसमें मैं लोक के प्रति मेरी संभावना, तो चूंकि समय की सीमा है इसलिए सीधे विषय पर ही मैं आना चाहूँगी। और जैसे जैसे मैं उनके निबंधों से गुजरती गई और हम सभी पढ़ते हैं, तो बहुत सारे विषय, बहुत सारे क्षेत्र मिश्र जी के निबंधों में मुझे मिला। एक उदाहरण के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी अपने वक्तव्य को कि जयति जन्माष्टमी देवकी जन्मवादः, इस निबंध से मैं अपना विषय शुरू करूंगी। कारण ये है कि इस निबंध में विद्यानिवास जी ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण जन्म की जो कथा है उसके सारे उदाहरण लेते हुए इतने मनोरम तरीके से
हिंदी के पाठकों को वो कृष्ण के जन्म की जो स्थिति थी वो घनघोर रात थी, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हरा कर पवन बह रहा था, और फिर धीरे धीरे वो कितने मतलब सुंदर वातावरण हो गया और वहां पर कृष्ण का जन्म होता है। 2 मिनट में रुक जाते हैं। जो कथा है उसका पूरा जो आकर्षण है, जब हम जीवन से गुजरते हैं तब यद्यपि देखिए ये सच बात है कि भागवत में इसे जिस तरह से वर्णित किया गया है बिल्कुल उतने ही सुंदर तरीके से उन भागवत में जो वर्णना है उसका इतना सुंदर हिंदी में विद्यानिवास मिश्र जी ने उसे लिखा, और जन्म के बाद जब वे कृष्ण के निबंध का तो उनका उद्देश्य था, उसका उद्देश्य केवल कृष्ण जन्म नहीं था बल्कि कृष्ण का जो व्यक्तित्व है उसे दिखाना था। और एक जगह पर वे लिखते हैं कि ममता के जितने भी प्रतीक हो सकते हैं उन सब का उन्होंने विघटन किया। कृष्ण के विषय में लिख रहे हैं कि गोरस की मटकी फोड़ने से आरंभ हुआ और 18 अक्षरहिनी रणोन्मत्त शोणित त्रिशित सेना का विनाश एवं विलास मग्न यदुकुल के क्षय से उसकी समाप्ति हुई। तो कृष्ण के जीवन में, और वो फिर उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने कृष्ण जो है राष्ट्रीय यज्ञ में झूठी पत्थर भी उठाते हैं, इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद उन्होंने एक सारथी की भूमिका निभाई, एक दूत की भूमिका निभाई। तो इस तरह से वो कृष्ण का जो आदर्श हमारे समाज में है उसे अपने शब्दों में इस निबंध में वे लेकर आते हैं। कृष्ण विहार विद्यानिवास मिश्र जी के विषय में पढ़ते हुए हम सभी जानते हैं कि लोक जीवन के प्रति उनका एक गहन आकर्षण था, और उनके कई निबंधों में हमें यह आकर्षण मिलता है, देखने को मिलता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है भोर का आवाहन। इस निबंध में मुझे विशेष यह लगा कि निबंध का आरंभ ही वे एक लोकगीत से करते हैं, ये एक अलग शैली है उनकी। तो वे लिखते हैं कि ए भोरे रे भैले हिनुसार चिड़ैया ए बोले रे, और यहाँ पर वे ठाकुर चिड़ैया इस पक्षी का वर्णन करते हैं और धीरे धीरे दिखाते हैं कि जिस तरह से गांव में बिल्कुल भोर में जो लोग उठते हैं अपने काम पर जाते हैं, वे इस ठाकुर चिड़ैया को सुनने का उन्हें मौका मिलता है। धीरे धीरे वे शहर की तरफ आते हैं और फिर बताते हैं कि हम जो शहर में रहते हैं शायद केवल नाम सुना होगा हमने, कभी भी इस ठाकुर चिड़ैया को सुनने का मौका हमें नहीं मिलता है, क्योंकि इस शहर की जो जिंदगी है, जो भागदौड़ है, उसमें इस तरह के सुंदर छोटे पक्षी जो है हमारे नजर से, हमारे जीवन से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, उनका कोई अस्तित्व हमारे पास नहीं रहा है। आगे मैं कहना चाहूंगी कि विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है वो है पौराणिक कथाओं के प्रति उनका लगाव। वे स्वयं जो है उपनिषद, वेद, पुराण के बहुत ही गहन ज्ञाता थे, और उनके कई एक निबंधों में हम देखते हैं कि वे पौराणिक प्रसंगों को इतने सुंदर तरीके से उसे उठाते हैं। जैसे एक निबंध में मिलता है कि संध्या का ध्यान। इस निबंध की विशेषता यह है कि एक तरफ वे संध्या के साथ जो हमारे पुराणों में जो संध्या की विशेषताएं हैं, जैसे महिलाओं के जीवन में, ऋषि मुनियों के जीवन में, तपस्वियों के जीवन में जो सांझ वेला है उसका जो महत्व है, उसका जो आकर्षण है, उसका उस समय वे लोग जिन कार्यों में व्यस्त होते हैं वो दिखाते हैं। दूसरी तरफ वे कई संध्या गीत इस निबंध में लाते हैं। ये संध्या गीत जो है हमारे जीवन से बहुत दूर चले गए हैं, तो इन संध्या गीतों को वे इस निबंध में लाते हैं, और इन संध्या गीतों के माध्यम से जो लोक जीवन है, लोक तत्व है, वे यहाँ पर साकार करते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि विद्यानिवास मिश्र जी के विषय में हम जानते हैं कि उनका जन्म गांव में हुआ था। शिक्षा और कर्म के सूत्र में बनते हुए वे बड़े बड़े शहरों में गए, लखनऊ, दिल्ली वगैरह होते हुए वे अमेरिका भी गए, वहाँ भी कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में उन्हें प्रवास का अनुभव मिला। तो उनके निबंधों को पढ़ते समय हम देखते हैं कि दोनों जो अनुभव है, यानी ग्रामीण जीवन का अनुभव जहाँ पर उनका बचपन बीता, भारतीय शहरों का अनुभव वो एक तरह का है, और प्रवास का अनुभव, ये तीनों अनुभवों को लेकर वे चलते हैं। और उन तीनों को उन तीनों में जो आदान प्रदान है, उन तीनों का अपना सुख है, उन तीनों की अपनी कुछ कमियां भी है, तो वे दोनों को वहाँ पे दिखाते हैं। जैसे एक निबंध है उनका पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इस निबंध में एक बहुत सुंदर
किस्सा उन्होंने कहा है कि जो मंगल कलश होता है, मंगल घट होता है, एक बार वे अपने शहरी मित्र के घर पर जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि मंगल कलश रखा हुआ है लेकिन वो खाली है। तो वे पूछते हैं कि ये खाली क्यों है, तो बोलते हैं कि देखिए ऐसा है, पत्नी से कई बार कहा है लेकिन कहती है कि चूहे आ जाते हैं दाने खाने के लिए, हम उसको खाली ही रखते हैं। तब विद्यानिवास मिश्र जी को याद आता है कि जब वे गांव से चलते थे यात्रा के लिए शहर की तरफ, तब उनकी दादी को लिखते हैं, मेरी दादी सिर पर आंचल लेकर दौड़ दौड़ कर आती थी और मेरे सामने आ जाती थी और देखती थी कि द्वार के दाहिने तरफ, ये जो हमारी परंपरा है, आज भी हमारे घरों में जो हमारे बुजुर्ग है, महिलाएं ये करती हैं, घर के दाहिने तरफ, द्वार के दाहिनी तरफ मंगल कलश रखा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो देखती थी। और अगर कोई घड़ा, कोई कलश अगर खाली है, वो लिखते हैं, तो उसे वो उल्टा देती थी कि कोई खाली घड़ा नहीं देखना है। तो ये जो अंतर है, एक तरफ शहर में मंगल कलश सिर्फ शो के लिए है, उन्होंने सजावट के लिए उसे रखा है, एक तरफ गांव में वो हमारे संस्कारों, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो ये बात वो दिखाते हैं। अभी उन्होंने जिक्र किया था तुम चंदन हम पानी निबंध का, सच में वो निबंध पढ़ते हुए एक बार फिर हम विद्यानिवास मिश्र जी के बचपन में चले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि मैं बैठा रहता था और जब पिताजी जो है पूजा करते थे तो चंदन घिसते थे, और छोटे थे इसलिए उनका, वो लिखते हैं कि मेरा लोभ था कि प्रसाद मिले, मैं तब तक बैठा रहता था, लेकिन ये प्रसाद मिलने और पूजा की विधि, उन दोनों में जो एक सामंजस्य दिखाते हैं, और चंदन घिसना और सारी पूजा के जो उपकरण है, धूप दीप वगैरह जलाना, और फिर बच्चे को उनको टीका पहनाया जाता था, वो सारी बातें करते करते वो दिखाते हैं कि चंदन घिसना ये हमारे व्यक्तित्व, ये सारे जो उपकरण है, कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व निर्माण में और व्यापक मानव कल्याण में इनकी जो भूमिका है, शायद हम इन्हें भूल रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि विद्यानिवास मिश्र जी को पढ़ते समय कभी कभी लगता है कि क्या केवल वे भारतीय उपनिषदों, वेद, पुराण इनके बड़े ज्ञाता थे। तब वहां पर एक निबंध मुझे मिला कि कला, शक्ति और शिव। इस निबंध में विद्यानिवास जी ने कला की जो दो धारणाएं हैं, एक भारतीय धारणा, एक पाश्चात्य धारणा, दोनों को लेकर वे सामने आए हैं। भारतीय धारणा में 64 कलाएं हैं और किस तरह से उन कलाओं के साथ हमारा अध्यात्म, पुराण, शास्त्र वगैरह जुड़ा हुआ है। और पाश्चात्य धारणा, जब वे पाश्चात्य धारणा में जाते हैं तब मैं देखती हूँ कि एक से एक महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, जैसे द आर्टिस्ट एंड सोसाइटी, डार्क आई इन अफ्रीका वगैरह, इन किताबों के गहन अध्ययन, तत्स्पर्शी विश्लेषण के बाद उनसे उदाहरण लेकर वे, जिसे कंपैरेटिव कहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन पाठकों के सामने रखते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय कला, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रहेगा, मैं 2 मिनट पढ़कर सुनाऊंगी कि हमारे यहाँ कला की स्थिति गंगा के समकक्ष है, जो जीवनदायिनी है और जो सतत प्रवाहमान है। चंद्र कला के समकक्ष है, जो अमावस के अंधकार को चीरकर शिव के भाल में उदित होती है। उस नयन शिखा के समकक्ष भी है, जो विश्व का संहार करने की क्षमता रखते हुए भी मुंदी रहती है और जो कायिक वासना काम को इंगित मात्र से क्षार करके अनंग कर देती है। तो इस तरह से उन्होंने कला, हमारे यहाँ कला की जो धारणा है वो पाश्चात्य धारणा से बहुत अलग है और उसे वे वहाँ पर प्रमाणित करते हैं। एक और पक्ष उनके निबंधों का मैं कहना चाहूँगी, वो है हमारे देश की जो भौगोलिक विशिष्टताएं हैं, उसे भी वे अपने निबंधों में लाए हैं। 3 निबंध मैंने उनके पढ़े इस विषय में, एक हिमालय पर, एक विंध्याचल पर, एक गंगा पर। तो जाहिर है कि एक तरफ भूगोल का जो वहाँ पर ज्ञान है, जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, उन विंध्याचल है और हिमालय है, उससे निकलने वाली नदियों के विषय में, वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के विषय में जहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही साथ वे इन भौगोलिक जो हमारी जो विशेषताएं हैं, चाहे हिमालय हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे गंगा हो, उनका हमारे अर्थतंत्र, हमारे समाज, हमारे जीवन, हमारे लोक जो विश्वास है, उसमें जो उनका नाता है, उसे भी वे दिखाते हैं। और इन निबंधों को लिखते हुए जैसे गंगा के विषय में लिखते हुए वे सिद्धार्थ कौमुदी से जो पदबंध है गंगायाम घोषः, वहां से उसे वो उठाते हैं और वहां से लेते हुए गंगा का पूरे भारत में एकदम, वहां मतलब भगीरथ की तपस्या से लेकर शिव की जटा में, और वहां से लेकर वो पूरा गंगा के विषय में इस निबंध में दिखाते हैं। यानी भौगोलिक विषय, साथ में उसमें जो रीति है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो महात्म्य है, वो भी वो दिखाते हैं।
दो निबंधों के बारे में मैं और कहना चाहूँगी, जिनके साथ हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, हमारी जो संस्कृति है वो जुड़ी हुई है। एक है उनका निबंध नमः शिवाय, जिसमें शिव की जो धारणा है उसका जो व्यापक स्तर है, उस निबंध को पढ़कर मैंने देखा, मतलब एक तो अभिभूत हो जाते हैं हम उनके ज्ञान गरिमा से, एक हम फिर से अभिभूत हो जाते हैं कि शिव की धारणा हमारे साहित्य में, हमारे मतलब अध्यात्म में, हमारे पुराणों में कितना बड़ा है। हम लोग बहुत संकीर्ण जगह पर आ चुके हैं जब इस निबंध को हम पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से एक निबंध निर्माल्य उनका है, जिसमें वो एक विद्यानिवास मिश्र जी के ललित निबंधों की एक विशेषता है, वो अधिकतर अपने निबंधों में अपने जीवन के किसी प्रसंग को जोड़ देते थे कि फलाने मेरे मित्र है, वो उनके घर पर मैं गया या वो मेरे घर पर आए, और वहां से वो एक कथात्मक रूप में निबंध को शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसके मूल विषय पर वो जाते हैं। तो निर्माल्य निबंध में भी वो लिखते हैं वे कि मेरे एक मित्र हैं जो पूजा करते हैं, और उनका पूजा के बाद वो निर्माल्य मेरे यहाँ पर मुझे देते हैं, मुझे भेजते हैं, जिसे मैं अपने कक्ष में रखता हूँ, और वहाँ से धीरे धीरे इन सब चीज़ों का हमारे साहित्य, हमारे समाज पर जो प्रभाव है उसे वे दिखाते हैं। एक और निबंध के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में जब हम व्यंग्य, हम एक चुटीला मतलब जो असंगतियाँ है, उन पर जो चुटीला उन्होंने प्रहार किया है उसे ढूंढते हैं, तब भी हमें एक से एक अच्छे निबंध उनके मिलते हैं। एक निबंध है ये विपत्तियाँ। इस निबंध में उन्होंने, देखिए विद्यानिवास मिश्र जी, कृष्ण बिहारी मिश्र जी का साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि समाज के साथ उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पर विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं कि जो पद लोभी, यश लोभी, अर्थ लोभी साहित्यकार हैं, वे किस तरह से समाज धर्मिता के साथ, रचना धर्मिता के साथ समझौता कर रहे हैं, उसका इन्होंने बहुत जबरदस्त जो है चुटीला व्यंग्य इस निबंध में किया है कि साहित्यकार किस तरह से अपने लेखन के साथ जो है अपने लोक को वो जोड़ लेता है। एक और निबंध मैं बोलना चाहूँगी, संस्कृति की पाषाणी। संस्कृति की पाषाणी निबंध खजुराहो के मंदिरों पर और वहाँ की जो मूर्ति कला, वास्तुकला है, वहाँ पर उस पर उन्होंने लिखा है। और देखिए वो कितना खुलकर लिखते हैं कि खजुराहो के विषय में जो उसकी जो उसमें वहाँ पर जो कामुकता है, जो निदर्शन हुआ है, उसके विषय में वे लिखते हैं कि खजुराहो के, यहाँ पर बहुत खुलकर उन्होंने लिखा है कि खजुराहो के कलाकार के लिए धर्म कवच नहीं है, उसके लिए कोई भी पार्थिव आनंद अमंगल नहीं है, कोई भी पार्थिव प्रक्रिया अशिव नहीं है, कोई भी पार्थिव चेष्टा अप्रिय नहीं है। इन सब में वह शिव को, मंगल को और आनंद को ढूंढ निकालता है। तो कितना सुंदर उन्होंने लिखा है खजुराहो के जो मतलब शिल्पकार है उनके विषय में। विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों को पढ़ते समय हम लोग देखते हैं कि उनका उपनिषदों और बहुत गहन दक्षता थी, उनकी भाषा भी बहुत गरिमामय, बहुत गंभीर थी। लेकिन कहीं कहीं जब पर किसी निबंध में आप देखिए उनकी भाषा जो है बहुत एक मित्र की तरह वो पाठकों से बात करते हैं। तो एक निबंध मुझे बहुत अच्छा लगा, उस निबंध के विषय में मैं जरूर जिक्र करूंगी। शिवजी की बारात, वो उनका निबंध है। उसमें उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है कि शिवजी की पहली पत्नी जो है उसका सती जो है उसके बाद वो चली जाती है। मतलब हम जानते हैं कि सतीदाह के बाद जो होता है कि शिवजी के घर में, परिवार में जो है गणेश जी है, नंदी वगैरह है, और उन लोगों में एक विशृंखलता आ गई है क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है वो पद खाली है, होम मिनिस्टर का पद खाली है, और सारे कोई इनको विदेश मंत्रालय किसी को सौंपा गया है, गणेश जी को खाद्य मंत्रालय वगैरह वगैरह सौंपा गया है, लेकिन कोई मतलब एक दूसरे से तालमेल नहीं है। शिवजी से कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री जब तक नहीं पूरी होगी वो जगह हम नहीं कर पाएंगे काम। शिव जी को मनाते हैं दूसरे विवाह के लिए, और वहाँ पर फिर वर्णन किया जाता है कि किस तरह से हिमालय की पुत्री पार्वती से शिव जी का दूसरा विवाह होता है, और उस विवाह के अनुष्ठान का इतना मतलब बारातियों का वहाँ पे जाना, वहाँ पे स्वागत होना, और शिव जी के रूप को देखकर हिमालय की पत्नी जो है, जो द्वार पे स्वागत करने आती है, वो देखकर ही डर जाती है कि ऐसे वर जो है चुने गए हैं। लेकिन फिर उनका वो सारा वर्णन और जाकर जो है बारातियों का किस तरह से स्वागत होता है, तो बहुत सुंदर वर्णन, मतलब जो हमारे पौराणिक प्रसंग है उनको भी लेकर विद्यानिवास मिश्र जी ने वहाँ पे सुंदर बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि उनके निबंधों में पक्षियों के प्रति
पेड़ों के प्रति, फूलों के प्रति और जैसे तीज त्योहार, होली, विजयादशमी, इन सब के प्रति जो लगाव है बहुत ही मतलब छू जाता है मन को। और इन्हें पढ़ते हुए लगता है कि जो चीज़ें हमसे आज छूट रही हैं वो उनके निबंधों में आज भी हमें मिल जाती है। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगी, लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने शहर की खिड़की खोल रहे हैं और बहुत दूर दराज गांव को हम देख रहे हैं, वहाँ के खेत खलिहानों को देख रहे हैं, वहाँ पर जो पक्षी एकदम सुबह है या जो पेड़, अमरतास के पेड़ वगैरह उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है, उन पेड़ों को हम देख रहे हैं। हम बहुत दूर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, वहाँ से जब वो कैलिफोर्निया से लिख रहे हैं अपने मित्रों के विषय में, अपनी छोटी बच्ची मिनी के विषय में लिख रहे हैं, तब वहाँ से हम देखते हैं कि प्रवासी के मन में किस तरह का मतलब एक एकाकीपन होता है, एक कसरत, एक दर्द होता है, उसे हम पढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में पर्यावरण के प्रति लगाव, हमारा पर्यावरण के प्रति जो दायित्व है, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। हम जानते हैं कि उनका जो सब लोग ऑर्गन का पंछी, उसमें जो है गौरैया के विषय में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि किस तरह से चीन में जो है गौरैया को मारने का षड्यंत्र चल रहा है। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति उनका जो लगाव है, उपनिषदों, पुराणों, वेदों के प्रति उनका जो गहन ज्ञान है, उन सबको लेकर हम उनके निबंधों को देखते हैं। और इतने सारे पक्ष, एक पक्ष छूट रहा है जिसके विषय में मैं एक वाक्य कहना चाहूँगी कि राजनीति पर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। चीन और भारत के युद्ध और भारत पाक युद्ध, इन पर उनके 2-3 निबंध जो है मैंने पढ़े। उसमें उन्होंने जो हमारे जो संस्कृतियों में चीन के साथ विशेषकर हमारी संस्कृतियों का जो अंतर है, या भारत पाक युद्ध में उन्होंने महाभारत के प्रतीक दिखाए हैं कि किस तरह से इन युद्धों में जो कूटनीति, जो रणनीति का प्रयोग हो रहा है, उसकी जो भूमिका है वो उस पर बात करते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि निबंधों के इतने पक्ष है, पढ़ते जाइए और उनमें डूबते जाइए, रमते जाइए। और निश्चित रूप से आपके इस वक्तव्य से प्रभावित हुए और हम कभी और उसको विस्तार से जरूर सुनना चाहेंगे। और अब जैसे हमने आपसे पहले ही निवेदन किया था, उनका जो दूसरा पक्ष है, भारतीय शास्त्रों के अध्ययन, उस पर जो चर्चा, उसके लिए हम विषय को आमंत्रित करते हैं। विद्या प्रति समस्त विद्वद्गण, सभा कक्ष में उपस्थित विद्या प्रति और विद्या के प्रति अनुराग रखने वाले हमारे अत्यंत सम्माननीय सभी भाइयों बहनों, और आज का यह कार्यक्रम जिन 2 पूज्य विभूतियों के प्रति आयोजित है, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी, इन सब के प्रति सादर अभिवादन व्यक्त करते हुए आप सब के प्रति सादर नमस्ते व्यक्त करना चाहती हूँ। जब मेरे सामने आज के इस विषय की परिकल्पना आई और मेरे लिए यह विषय दिया गया, 2-3 विषयों में से मैंने इस विषय को चुना, तो मुझे ऐसा लगा कि जिन 2 विभूतियों को मिला करके आज के कार्यक्रम का आयोजन है अध्ययन मंडल के द्वारा, और विशेषकर जिनकी कृति को लेकर, विद्यानिवास मिश्र जी के रचना कर्म को लेकर यह आयोजन केंद्रित है, उनका जितना बड़ा व्यक्तित्व है, विराट, बड़ा शब्द थोड़ा छोटा पड़ जाता है, उनके चिंतन का, उनके शास्त्रीय ज्ञान का, उनकी अभिरुचियों का, और जितना उनका विराट क्षेत्र है, उस विराट क्षेत्र के विषय में कुछ कहने के लिए मैं तो बहुत ही अकिंचन हूँ। मैं इसके योग्य तो सवाल ही नहीं उठता, योग्यता की बहुत कमी है मेरे भीतर, लेकिन फिर भी जब इस विषय पर चर्चा कैसे करूँ, मुझे बहुत संकोच का अनुभव हुआ। लेकिन कभी ऐसा भी कृष्ण बिहारी मिश्र जी के संबंध से आयोजित कार्यक्रम है, तो ना कहने का कहीं कोई अवकाश नहीं रहता है, और इसलिए मैंने हामी भरी। फिर ये एक भाव भी था, साथ साथ एक ये भाव भी था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पूज्य व्यक्तित्वों के भाव चर्वण का प्रयास करते हैं, उनके रचनात्मक कृतित्व से गुजरने की कोशिश करते हैं, तो प्रसाद रूप में विवेक के छींटे कुछ न कुछ तो मिलते ही हैं। और बस इस भाव से मैंने सोचा
कि आपके सामने उनके शास्त्र चिंतन को लेकर, विद्यानिवास मिश्र जी के शास्त्र चिंतन को लेकर जो भी थोड़ी बहुत 2-3 बातें आपके सामने रखूं। अभी रेशमी पांडा मुखर्जी उनके निबंधों पर अपने विचार रखते हुए बार बार कह रही थी कि उनका ज्ञान नाना क्षेत्रों में है, और हम सभी जो भी विद्यानिवास मिश्र जी के लेखन से थोड़ा परिचित है और जो परिचित नहीं है वो परिचित होने की कोशिश करेंगे जरूर। तो वो इस बात के प्रति सभी इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि उनके चिंतन का और उनके शास्त्र ज्ञान की सीमा नहीं है। भारतीय शास्त्रों के साथ साथ वो पाश्चात्य सिद्धांत, कला शास्त्र, संगीत के प्रति सभी प्रकार के शास्त्र, सभी तो अधिकांश शास्त्रों के प्रति उनका विशद ज्ञान है, और उस ज्ञान को आयत्त करने के लिए उन्होंने परिश्रम भी किया है। लेकिन जब उनके शास्त्र चिंतन पर ही अपनी बात को केंद्रित रखना चाहूं, तो उनके शास्त्र चिंतन के विषय में बात करते हुए मुझे ये एक बात समझ में आती है। अपनी बात प्रारंभ करने के पहले एक आकाशवाणी में एक व्याख्यान देते हुए विद्यानिवास मिश्र जी एक बार चर्चा कर रहे थे, किसी प्रसंग में उनका व्याख्यान था, और उस व्याख्यान को आकाशवाणी के व्याख्यान को देते हुए वो शास्त्र को लेकर के ही अपनी बातें रख रहे थे। और उस समय उन्होंने एक प्रसंग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में जब राम को मनाने के लिए भरत पहुंचते हैं, और भरत चित्रकूट पहुंच करके और आग्रह करते हैं लौट आने के लिए, और राम कहते हैं कि अब ये राम ने ये जो पूरे मन का द्वंद्व था उसको भरत पर ही छोड़ दिया कि तुम बताओ मैं क्या करूं। एक और पिता की आज्ञा है, लोक की बात है, अपने कुल की मर्जाद है, मान रखना है, वचन का मान रखना है, और दूसरी ओर तुम जो कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बात भी गलत नहीं है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, क्योंकि भरत बहुत संकुचित इस बात को लेकर है कि उनकी माता के कारण, और परोक्ष रूप से उसके पीछे वो स्वयं है, उनके कारण ये सारा वितंडा खड़ा हुआ है। तो वो भरत पर ही छोड़ देते हैं श्री राम, और भरत को जब पथ नहीं सूझ पड़ता तो ऋषि वशिष्ठ उनकी सहायता करने के दृष्टि से मार्गदर्शन देने के लिए कहते हैं कि करम साधु मत लोक मत, करम साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। तो विद्यानिवास मिश्र जी अपने व्याख्यान में इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब परम चिंता हो उस समय क्या करना है, तो साधु मत और लोक मत, इसके साथ साथ राजनीति, तत्कालीन राजनीति देखनी ही पड़ेगी, नृप नय जो उस समय की राजनीति है, और तब कहते हैं कि निगम को निचोड़ लो। और विद्यानिवास मिश्र जी अपने इस व्याख्यान में स्पष्ट करते हैं कि आजीवन मैंने ये देखा है कि जो साधु मत है, अब साधु शब्द की बड़ी व्याख्याएं हैं, वहां हम नहीं जाएं, लेकिन ये जो साधु मत है ये निगम को निचोड़ करके ही बनता है। और शास्त्र के बारे में अपने चिंतन को व्यक्त करते हुए विद्यानिवास मिश्र जी बार बार इस प्रसंग का उल्लेख करते, प्रसंग का नहीं, ये तथ्य निरंतर उनके लेखन के पीछे उनकी पृष्ठभूमि में चलता रहता है कि ये जो शास्त्र का चिंतन है, जो शास्त्रीय मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भारतीय परंपरा में लोक मान्यताओं से भिन्न नहीं होती ज्यादा। वो आगे अपनी बात को रखते हुए कहते हैं, आगे चलते हुए ये समझ में आता है कि उन्होंने भारतीय शास्त्र चिंतन के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जिस पर मेरा ध्यान गया, बहुत सी बातें हैं, मैं 2-3 बातें सिर्फ कहूंगी। वो ये कहते हैं कि भारतीय परंपरा, शास्त्र परंपरा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह वाक केंद्रित परंपरा है, यह वाणी पर आधारित परंपरा है और वाक केंद्रित परंपरा है, और इसीलिए यह गुरु से शिष्य में वचनों के द्वारा, माता पिता से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में उनके वचनों द्वारा ये हस्तांतरित की जाती है, प्रत्यारोपित की जाती है, समझाई जाती है, सिखाई जाती है, और इस प्रकार से रक्षित होती चलती है। अब ये कहते हैं कि ये जो गुरु अपने शिष्य को शास्त्र का ज्ञान सौंपता है, तो शास्त्र का ज्ञान गुरु जब अपने शिष्य को सौंपता चलता है, तो ऐसे समय में ऐसा, और शिष्य विनम्र भाव से उसे ग्रहण करता है, ऐसे समय में ये जो सौंपना है और ये जो ग्रहण करना है, ये दोनों
कोई जड़ प्रक्रिया नहीं है, ये परम जीवंत प्रक्रिया है, परम चेतन की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सौंपने वाले को सौंपने की योग्यता अर्जित करनी है और ग्रहण करने वाले को ग्रहण करने की योग्यता अर्जित करनी होती है। हम अगर आज की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग कभी सोचें कि ज्ञान की जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं वहां तो ना सौंपने वाले की योग्यता का है, वास्तविक रूप में है, लेकिन जब हम गहराई से सोचने चले तो सौंपने वाले की योग्यता और ग्रहण करने वालों की योग्यता, तब विद्यानिवास मिश्र जी जैसे विचारकों का ये चिंतन और ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है जब हम अपने चतुर्दिक परिवेश पर दृष्टि डालते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो गुरु है, गुरु पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया और उन्होंने कहा ये जो सौंपने वाला व्यक्ति, चाहे वो गुरु है, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो समाज का वरेण्य समुदाय है, कोई भी हो सकता है, ये जब वाक की थाती को सौंपता है, ये जब शास्त्रीय ज्ञान को सौंपता है, तो सबसे पहले इसे इदं न मम, ये जो एक शब्द आता है हमारी परंपरा में बार बार आता है, उसे पहले इस बात का बोध होना चाहिए कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये ज्ञान की परंपरा मेरी तो नहीं है, परंपरा से मैंने आयत्त किया है, ये ऋषियों द्वारा बनाई गई एक ज्ञान की परंपरा है जिसे मैंने पाया है और अपनी पाई हुई चीज को तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, तो पाई हुई चीज को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित कर देना है। इसीलिए पंडित विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि जब इस भाव से वाक के माध्यम से भारतीय शास्त्र ज्ञान भेजा जाता है, पहुंचाया जाता है और दिया जाता है, तो वहां वाणी या शब्द या उनका सीधे सीधे अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जितना उसके पीछे छुपा हुआ भाव और जिसे उन्होंने शब्द दिया है अपने लेखन में, वो ध्यान योग कहते हैं। उस समय ये ध्यान योग और समर्पण भाव ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए जैसे वो कहते हैं, इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं रह जाती कि किन शब्दों में कहा गया। भारतीय शास्त्रीय परंपरा कभी भी शब्दों पर टिकी हुई, मूलतः शब्दों को लेकर बहुत बहस नहीं करती है, बल्कि अगर बहस में इतना ही फंसना होता तो भारतीय शास्त्र एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति की मान्यता को नहीं स्वीकार करते। भारतीय शास्त्र ये कहते हैं, मानते हैं, पंडित विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि भारतीय शास्त्र ये स्वीकार करते हैं कि सत्य तो कहना है, अब सत्य को कैसे कहा जाए, किस विधि से कहा जाए, यहाँ पर सबको स्वयं की स्वतंत्रता है। और सबको स्वयं की स्वतंत्रता कहते कहते भारतीय शास्त्र ज्ञान युग को भी उतना ही महत्व दे देता है, क्योंकि बदलते हुए युग के साथ ये शास्त्र ज्ञान की परंपरा को अपना एक अवकाश मिलता चलता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र शास्त्र के बारे में, वाक केंद्रित शास्त्र के बारे में एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वाक केंद्रित जब मैं कहता हूँ भारतीय शास्त्र ज्ञान की परंपरा को, तो इसका एक दूसरा अर्थ भी आता है। एक अर्थ तो है कि गुरु से शिष्य को प्रत्यारोपित की जाने वाली परंपरा है, और दूसरा एक अर्थ ये कहते हैं कि भारत में किसी भी संस्था से ऊपर वाक को अंतिम प्रमाण माना गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजकीय संस्थाएं महत्वपूर्ण रही हैं, न धर्म संस्था उतनी महत्वपूर्ण रही है, न समाज संस्था महत्वपूर्ण उतनी रही है जितना कि वाक महत्वपूर्ण रहा है, यानी शास्त्र का ज्ञान जितना महत्वपूर्ण रहा है। और वो ये कहते हैं कि ये जो संस्थाएं, जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं, जब हम कहते हैं व्यास परंपरा, तो व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं है, ऋषि वेद व्यास नहीं है, व्यास परंपरा है। जब हम कहते हैं शंकराचार्य, तो शंकराचार्य एक व्यक्ति नहीं है, शंकराचार्य एक पूरी परंपरा है। और इसी क्रम में वो कहते हैं यही कारण है कि भारतीय शास्त्र के जो रचयिता हैं, भारतीय शास्त्र के रचयिता लेखक नहीं माने गए, रचनाकार नहीं माने गए, मंत्र दृष्टा माने गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन से दूर खड़े होकर जीवन को देखते हैं, वो शास्त्र से दूर खड़े होकर शास्त्र को देखते हैं। और जब दूर खड़े होकर के कोई ऋषि मंत्र का दर्शन करता है, जीवन का दर्शन करता है, तब वो जो रचना करता है वह स्व पर के बंधनों से मुक्त, वह
वास्तव में वाक जैसा पावन और पूत हो सकता है। इसलिए पंडित विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि भारत की शास्त्रीय परंपरा को वाक केंद्रित कहने का एक दूसरा अर्थ ये भी है। इसीलिए वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यही कारण है कि यद्यपि भारत में किसी भी संस्था को, किसी भी शक्ति को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया और जीवन के जितना महत्वपूर्ण मंत्र को माना गया है। मंत्र कैसा? जो ऋषियों ने देखा है, मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा जो देखा गया है। और इसलिए कहते हैं कि जीवन का बड़े से बड़ा अनुष्ठान हो, वो अनुष्ठान बिना मंत्रों के कभी भी पवित्र नहीं माना जाता। मंत्रों का उल्लेख करना तो आवश्यक आता है। इसमें कभी कभी लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय परंपरा में तो आस्तिक और नास्तिक सभी प्रकार के दर्शन हैं, तो मंत्रों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? पंडित विद्यानिवास मिश्र ये कहते हैं कि चाहे वेदों को प्रमाण माने और चाहे वेदों से इतर किसी और आगम शास्त्र को प्रमाण माने, लेकिन भारतीय शास्त्र ज्ञान, भारतीय समाज किसी न किसी शास्त्र को प्रमाण हमेशा मानता है। और ये जो नास्तिक दर्शन है, विशेषकर बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इनके प्रति उपजने वाले भ्रम का निराकरण करते हुए वो उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि भारतीय परंपरा की ये खूबी है एक समन्वय करते हुए चलना। और ये समन्वय करना, वो ये कहते हैं समन्वय करना यहाँ के मानस की कोई मजबूरी या कमजोरी नहीं है। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि भारत तो एक ऐसा देश रहा, नाना विचारधाराएं आई और यहाँ पे रह गई, अब रह गई तो रह गई, यहाँ के लोगों के पास और कोई उपाय नहीं था। पंडित विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि नहीं, जब किसी नदी में बहुत से अन्य पतली छोटी नदियों, कभी कभी नालों का भी जल आकर मिलता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो नदी सिर्फ उनकी शक्ति से बहती है। जब तक उस नदी में अपनी गहराई, अपना प्रवाह और अपनी शक्ति नहीं होगी, तब तक वो बाहर से आई हुई नदियों के पानी को ना स्वच्छ कर सकेगी, ना उन्हें अपनी नदी के रूप में बहा कर ले सकेगी। तो कहते हैं भारतीय शास्त्र इसी प्रकार के गहरे ज्ञान से युक्त हैं। और एक उदाहरण को देते हैं, कहते हैं कि गौतम बुद्ध को, सभी लोग इस प्रसंग को जानते हैं कि बोध प्राप्त होने के बाद सुजाता ने खीर खिलाई थी, सुजाता ने खीर का भोजन करवाया था। वो ये कहते हैं कि वो मत जहां वेद को स्वीकार नहीं किया जाता, इसके पहले वो बार जगह जगह उन्होंने कहा है कि भारत में लोक और शास्त्र दोनों बहुत गहराई से एक दूसरे से संगठित हैं। इसीलिए निगम जो है वह साधु का विचार होता है। कहते हैं जो सुजाता गौतम बुद्ध को खीर खिलाती है और गौतम बुद्ध को बोध प्राप्त होता है, वही सुजाता उनके बोध के कार्यक्रम को, उनके बोध को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए बोध प्राप्त होने के बाद 108 ब्राह्मणों से वेद मंत्रों का पाठ करवाती है। ये सब वो प्रमाण देते हुए कहते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हुए लोग ये भूल जाते हैं कि 108 ब्राह्मणों से मंत्र पाठ करवाकर गौतम बुद्ध की साधना को पूर्णता देने का दायित्व जिस सुजाता ने निभाया है, वो सुजाता लोक की पहचान है और वो लोक के भीतर शास्त्रीय ज्ञान की भी पहचान है। तो इस प्रकार शास्त्र ज्ञान के संबंध में पंडित विद्यानिवास मिश्र इस बात पर बार बार जोर देते हैं, ध्यान देते हैं कि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय परंपरा में शास्त्र और लोक की बहुत ही अद्भुत और अच्छी संगति प्राप्त होती है। इसीलिए ये कहते हैं कि दोनों ओर से होता है। जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के उदाहरण कहाँ से आते हैं? लोक से आते हैं। कुम्हार ताना बाना भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से भी नीचे दरी, तो उदाहरण लोक से आते हैं। और जब ये लोग जो हैं वो शास्त्र की रक्षा भी करते हैं और नियमन भी करते हैं। जब लोक में कोई प्रवाद होता है, लोग कहीं फंसता है, कहीं चिंतित होता है, तो वो शास्त्र से पथ तलाशता है। लेकिन जब शास्त्र में जड़ताएं आने लगती हैं तो लोग उसे प्रवाहित करने के लिए दबाव भी देता है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसे ध्यान आ गया ये आज के प्रसंग से इतर, लेकिन वो भी इसकी चर्चा बार बार करते थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने भी की है
कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम। तो लोक और शास्त्र की इस समन्वित का उल्लेख इनके शास्त्र ज्ञान में बार बार आया है, बार बार किया गया है। मेरा समय पूरा हो गया है, अंतिम एक बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। ये कहते हैं कि भारतीय शास्त्रों की एक बड़ी विशेषता है। इस क्रम में पंडित विद्यानिवास मिश्र पूज्य करपात्री जी का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं एक बार मैं पूज्य करपात्री जी से मिलने के लिए गया और मैंने उनसे ये पूछा कि सनातन पर इतने प्रवाह, इतने आक्रमण हो रहे हैं, सनातन को इतने प्रकार से प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विद्यानिवास मिश्र जी जिस समय ये लेख लिख रहे थे उस समय प्रतिकूलताएं कहीं अधिक थी, विशेषकर शास्त्रीयता के क्षेत्र से, बौद्धिक वर्ग से आने वाली प्रतिकूलताएं बहुत अधिक थी। अब तो कुछ दिशा बदली है, थोड़ी सी परिवर्तित होने की ओर भारतीय, जिसे हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा थोड़े परिवर्तन की ओर घूमी है। तो वो कहते हैं, करपात्री जी कहते हैं कि शास्त्रों की, जो कि ये पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का स्वयं ही शास्त्र के प्रति बड़ा प्रबल आग्रह है। वो कहते हैं, करपात्री जी कहते हैं कि शास्त्र कभी भी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये शास्त्र जो हैं ये आगम शास्त्र हैं और निगम शास्त्र हैं। ये ज्ञान कांड है और कर्म कांड भी है, तो ये कभी नष्ट नहीं होंगे, लेकिन युग के साथ ये पुनर्व्याख्यात होंगे। इनकी युग के साथ बार बार व्याख्याएं होंगी, नई व्याख्याएं होंगी, और वही शास्त्र जीवंत शास्त्र रहेंगे जिन शास्त्रों के में इस व्याख्या की संभावना बनी रहेगी। तो भारतीय शास्त्रों के साथ एक और प्रसंग में उन्होंने कहा है कि जब से भारतीय समाज ने पुराणों की रचना बंद कर दी है, पुराणों का लेखन समाप्त हुआ है, पुराण को पढ़ने और समझने की एक आधुनिक काल की इतिहास केंद्रित दृष्टि आ गई है, तब से भारतीय समाज की वो जीवंतता घट गई है, कम हो गई है। तो वो कहते हैं कि भारतीय शास्त्र जो हैं उनकी हर युग में पुनर्व्याख्या होगी, नए तरीके से उनकी चर्चा की जाएगी, और हर व्याख्या के साथ, हर पुनर्व्याख्या के साथ ये शास्त्र पुनः शक्ति के साथ उपस्थित होंगे, पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आएंगे। मैंने बुद्धि, जिसे हम कहें बुद्धिजीवी, बुद्धि विद्याव्रती, इन विद्वानों की आड़ लेकर, इन विद्वानों के ग्रंथ का आभार लेकर जो 2-3 बातें आपके सामने रखी, कुछ बातें आपके सामने रखी, आपने मुझे ये समय दिया। मैं अध्ययन मंडल के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और आप सबके प्रति भी सादर अभिवादन। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने पत्रकारिता की दुनिया में भी अपना विशेष स्थान बनाया था। एक पत्रिका संपादन उन्होंने किया, एक संपादन किया, और इस प्रकार क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ मानदंड स्थापित किए। इस संदर्भ में पत्रकारिता से गहरा ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी को हमने आमंत्रित किया है। सबसे आग्रह किए समय मुझे यह गौरव प्राप्त है कि जिनके नाम पर यह अध्ययन मंडल चल रहा है, उनका बहुत स्नेह पाने का गौरव मुझे प्राप्त है। और पंडित जी का भी, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का भी। प्रभात खबर में मैं गया था हरिवंश जी के साथ, आरंभिक दिनों, पहले दिन से मैं उनका साथी था, सहयोगी था। और जो जब हम लोग एक बदनाम अखबार को, कांग्रेस का एक बदनाम अखबार था प्रभात खबर, ज्ञान रंजन, मैंने बाकी दलों में तो बदनाम रहा है, ये तो कांग्रेस का अखबार, और उसको कैसे एक अच्छा अखबार बनाया जाए, तो एक सप्ताह के अंदर ही वो काम हम लोगों ने किया। यहाँ समाज में फीचर संपादक हम प्रकाश मिश्र हो गए, हम लोग के साथ, हम 3 लोग ही कोलकाता से गए हरिवंश जी के साथ, और उसमें हम लोगों ने कृष्ण बिहारी मिश्र से 3 निबंध लिए थे और पंडित विद्यानिवास मिश्र से 6, और 9 जब निबंध छपे तो हमारे यहाँ बड़े लेखकों की कतार लगी। राम कुमार वर्मा लिख रहे हैं, उसमें शिव प्रसाद सिंह लिख रहे हैं, ज्ञान रंजन लिख रहे हैं, काशीनाथ सिंह लिख रहे हैं। तो ये इन 2 नामों के प्रताप से ये, और उसके बाद से फिर उसकी प्रतियों की मांग होने लगी।
तो अगर प्रभात खबर एक खड़ा हो सका एक बड़े अखबार का, तो उसका उल्लेख हरिवंश बार बार करते हैं कि हरिवंश की जो 3 किताबें आई है, हरिवंश पर ही किताब आ रही है अगले महीने उसको लोकार्पण, उसमें भी लेखकों का जो कर्ज है। एक निरावा ने किताब निकाली है प्रभात खबर के 25 वर्षों पर सफरनामा एक अखबार का, उसमें भी बार बार आता है। और तो राजेंद्र यादव और मैनेजर पांडे खुद, जिनका उल्लेख कमलेश जी कर रहे थे, नामवर सिंह। और मित्रों देखिए कि जिस नामवर सिंह की आलोचना होती है वो तो आशीष त्रिवेदी ने अभी उनकी जो जितने व्याख्यान है उसकी किताब प्रकाशित की है, आशीष त्रिपाठी। आशीष त्रिपाठी अभी कह रही थी शुक्ला मैडम कि पंडित जी मानते थे कि भारतीय परंपरा वाक केंद्रित, अनेक निबंध हैं उन पर। और अब सोचिए कि और खुद विद्यानिवास मिश्र पर भी आरोप लगाया गया ताकि वो उन्होंने लिखना बंद कर दिया है, सिर्फ भाषण दे रहे हैं। जब समूची परंपरा ही वाक केंद्रित रही हो तो एक तरह से नामवर सिंह पर जो आक्षेप बनता था उसका जवाब भी विद्यानिवास मिश्र जी ने दिया था। और जिस अखबार की तरफ इशारा किया गया, एक ऐसा समय था जिस समय नवभारत टाइम्स में पंडित जी संपादक बने थे, तो उसमें एक चिट्ठी उन्होंने भेजी थी, प्रिय कृपाशंकर। और उस अकेली चिट्ठी के कारण उनके जो भाई हैं गिरीश्वर में से जब कुलपति हुए तो मुझे बहुत स्नेह देते थे। तो उस पत्र में लिखा था, प्रिय कृपाशंकर, तुम नवभारत टाइम्स दिल्ली का स्थानीय संपादक बनकर चले आओ, आखिर तुमसे योग्य युवा संपादक मुझे कहाँ मिलेगा। ये 1993 की बात है और तब तक जनसत्ता में स्थापित हो चुका था। और वह जो काल था 1992 में घटना हुई थी अयोध्या में, और जनसत्ता इसलिए छा गया था पूरे कलकत्ता में क्योंकि पूरी टीम जाती थी। और उस समय हम लोगों ने देखा था कृष्ण बिहारी मिश्र जी शिविर चला रहे हैं, विद्या घाटा में एक शिविर चल रहा था। और पता चला कि हमारे यहाँ कई संवाददाता और मुझ समेत हम लोग वहां जाते थे और देखते थे कि किस तरह से। और उस समय शिविर में कई लोगों ने कहा था कि हमें हिंदू से नहीं दंगे से डर लगता है। विद्या घाटा में जनसत्ता की उसी दिन, उन्हीं दिनों जनसत्ता में जनसत्ता के साथियों ने एक सभा की थी कलकत्ता के बुद्धिजीवियों की, टाटिया हाई स्कूल में। और कृष्ण बिहारी मिश्र जी उसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में वो सभा हुई थी और हर विचारधारा के लोग उसमें थे। तो और जिस समय नवभारत टाइम्स में वे संपादक थे पंडित जी 92 से 94 तक, उसी समय एक उनका एक स्तंभ आता था, भारतीय चिंतन धारा, लगातार चलता था। और उसमें पहली बार हम लोग ने देखा था कि भर्तृहरि का क्या महत्व है, वाक्य पदियम क्या है। उसका एक भाषण में छोटी टिप्पणी के केदारनाथ सिंह ने भी। और वह जो स्तंभ था विद्यानिवास मिश्र जी का, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर भारत की जो समुचित चिंतन परंपरा है वो व्याकरण केंद्रित है और पश्चिम की गणित मूलक है, व्याकरण मूलक है हमारे। फिर उसके बाद से पाणिनि के अष्टाध्याय को जितनी सरलता से विद्यानिवास मिश्र ने समझाया है उसमें भारतीय चिंतन धर्म स्तंभ में, यह काम वे ही कर सकते थे। जितनी वैदिक ऋचाएं और चारों वेदों का जो संक्षेप में उन्होंने जो भाष्य प्रस्तुत किया है उस स्तंभ में, तो ये वह तो अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से पंडित जी का बहुत आत्मीय संबंध था, इसलिए वो संपादक, प्रधान संपादक थे। और उसमें प्रभात जोशी का भी बहुत कृपा पात्र था, उसमें प्रभात जोशी प्रधान संपादक थे। और कलकत्ता में किसी अखबार में, जो अखबार के मित्र हम लोग को पता होगा, हम लोग संपादक बनकर के आए थे। शिफ्ट इंचार्ज जो होता है किसी भी मीडिया हाउस में, वो बड़ी हॉट सीट होती है, कोई खबर है नहीं चलेगी, संपादक का भी काम शिफ्ट इंचार्ज रोक लेता है। एक ऐसा समय आया कि मैं त्रिलोचन जी के बेटे हमारे समाचार संपादक, उनकी खबर मैंने रोक दी, लेकिन उन्होंने मेरी खबर का अगर प्रतिवाद किया तो वो संपादक का नाम में भी छपता था। ये आजादी प्रभात जोशी जैसा संपादक तो 20वीं शताब्दी की संधि में उससे बड़ा कोई संपादक नहीं हुआ। लेकिन अगर पत्रकारिता को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ा किसी व्यक्ति ने अगे के बाद, अगे ने भी वह काम किया,
ये अभी एक विवेक था जब 1965 में वे संपादित हुए, तो विद्यानिवास मिश्र से एक स्तंभ लिखवा देते। हिंदी की शब्द संपदा वो अद्भुत स्तंभ था, वो रचनावली में आया है वह भी। और उसी जनसत्ता में, जिस जनसत्ता में एक शब्द को लेकर के आप जानते हैं कि पत्रकारिता के कारण दिमाग में उनके जो स्तंभ थे विद्यानिवास मिश्र के, नवभारत टाइम्स के तो वे प्रधान संपादक थे, तो उसमें जनसत्ता में उनका एक स्तंभ छिपता था और खूब पढ़ा जाता था, सपने कहाँ गए, बहुत दिनों तक चला। उनका एक और स्तंभ था भ्रमराव आनंद का बछड़ा, और जनसत्ता के दोनों स्तंभ को चले गए। और विद्यानिवास मिश्र के उस स्तंभ से प्रेरित होकर के ही अशोक वाजपेयी फिर बाद में हमारे स्तंभकार बने। आज और काफी समय तक उन्होंने लिखा, उसकी कई किताबें भी आई, बाद में महाश्वेता देवी से हम लोगों ने स्तंभ लिखा है उस अखबार के ही। और अब जिस व्यक्ति ने, अब सोचिए कि 10 वर्षों तक उन्होंने साहित्य अमृत का संपादन किया और कैसे विषय के आते थे, और उन्होंने प्रवेशांक में घोषणा की थी, तो भारत में जितने बड़े साहित्यकार हुए वे शायद वे आखिरी कड़ी थे जो साहित्य और पत्रकारिता को जोड़ने वाले लोग थे। क्योंकि उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक धीरेन्द्र अस्थाना भी अब किसी अखबार में नहीं है। कुछ वर्षों पूर्व कोरोना काल में जो भारत का एक बड़ा कवि था, बड़ा संपादक था मंगलेश चतुर्वेदी, वे भी हमारे बीच नहीं रहे। और साहित्य के लिए बहुत कम जगह बची है, किसी भी अखबार में देख लीजिए, विचार की कम जगह बची है। ऐसे समय पंडित जी को हम लोग को जरूर याद करना चाहिए कि क्या 1992 से 1994 में वे जो लिख रहे थे, और उसी कालखंड में यह भी लेकिन ध्यान देने की बात है, आप देखिए कि उसके बाद से राजेंद्र माथुर आए, और किस तरह से टाइम समूह में एक तनाव, राम बहादुर राय की किताब आई, उससे पता चलता है कि किस तरह से जिस टाइम से अपनी जैन समाज का, जैन बंधुओं का कितना बड़ा योगदान है उल्लेख कर रहे थे, जैसे प्रमोशा भाई साहब उल्लेख कर रहे थे कि हिंदी पत्रकारिता में जो राजस्थानी आयोजन की प्रति भूमिका है, एक बगल में उसका लोकार्पण हुआ था रोटरी क्लब वाले आयोजन, उसमें भी हम लोग तो, और किस लिए हम साहित्य अमृत निकाल रहे हैं। एक उनका एक निबंध है, एक एडिटोरियल साहित्य के सरोकार साहित्य अमृत में छपा, और वह अगर पढ़ लिया जाए तो उस एक चलन था कि हर साहित्यकार से पूछा जाता था कि क्या है, कथाकार का क्या सरोकार होना चाहिए, एक उपन्यासकार का क्या होना चाहिए, एकांकीकार का क्या होना चाहिए, कवि का क्या होना चाहिए। इतना बढ़िया जवाब दिया था और वह भी इस संग्रह में शामिल हो चुका है। और एक उनका जो साहित्य अमृत में ही एक एडिटोरियल था, कितने मोर्चे, मेरे पास समय नहीं तो मैं लंबी बातचीत कर सकता हूँ। पंडित जी की पत्रकारिता को हमने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है वर्धा में, और यहाँ एक व्यक्ति के नाते में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि वर्धा जाकर मैं किसी तकनीक में नहीं फंसना चाहता, विश्वविद्यालय की तरफ से मैं नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार के रूप में यहाँ पर, वहाँ एक बड़े पद पर हूँ, सांगठिक पद है, तो कल भविष्य में कोई तनाव न पैदा हो, इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड बोल दे रहा हूँ कि पत्रकार के रूप में और नागरिक के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। उसमें एक चीज अब बताइए कि नवभारत टाइम्स में जो लिखते हैं, ये दो चीजें मैं जरूर बताना चाहूँगा। वे कहते थे कि उन्होंने सर्वोच्च सरलता से बतलाया है कि व्याकरण क्यों वेद का मुख है, उतनी सरलता से कोई नहीं समझा सकता। विद्यानिवास मिश्र समझा सकते थे। उनकी जयंती पर मैं उनके प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। एक छोटे से प्रसंग में भी जो ही और उसके संपादक और से करेंगे कि संबंध है, वे स्मरण करते हैं पंडित जी के संपादक के दिन, और ये बताते हैं कि उन दिनों जब वो संपादक थे तो साहित्य अमृत के मुख्य पृष्ठ पर कौन सा चित्र छपेगा, इसकी भी उनको चिंता होती थी। और जब कभी भी कहीं जा रहे होते थे, किसी पर्यटन में, किसी व्याख्यान में, तो उनकी कोशिश रहती थी कि देश के उस अंग का, उस क्षेत्र का कोई ऐसी चित्रकला का कोई प्रतीक, कोई महत्वपूर्ण कोई अंश हो जो मिला। तो न सिर्फ उसके विषय वस्तु के प्रति वे जागरूक पर चिंतित रहते थे, बल्कि उसके मुख्य पृष्ठ को किस प्रकार सुरुचिपूर्ण रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, यह भी उनकी चिंता के केंद्र में रहता था। और अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अंश की ओर हम बढ़ रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर। स्वागत। आपको बिठाया इसलिए गया क्योंकि आप उनके साथ बहुत दिनों तक रहे,
विनोद मिश्र जी हैं, त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आचार्य हैं और हिंदी के बड़े लेखक हैं। और ये इस समय जो विश्व हिंदी सचिवालय है मॉरिशस में, वहाँ महासचिव हैं। और भारत का जो प्रतिनिधिमंडल गया था वह भूखों मर जाता अगर ये ना होते। उसमें भी था प्रतिनिधिमंडल में, इन्होंने हम लोग जहाज से थक कर गए थे, सबको पूरी सब्जी खिलाई थी। हमें ये जी ने मुझे रसोइया भी बना दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है और सचमुच में बंगाल की धरती के प्रति मैं भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि कैसे घुसपैठियों को आप लोग कितना सम्मान देते हैं, कैसे रातों रात उनके राशन कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक बनवा देते हैं। मैं 2 घंटे के लिए आया था और अनुरोधा जी ने कहा कि चलिए चलना है, तो दोनों आकर्षण के कृष्ण बिहारी जी, विजयवास जी और मैं विनोद मिश्र कुलगोत्र के नाते भी दायित्व चर्चा नहीं की, लेकिन पंडित जी मेरे गुरु भी थे। जब मैं एमपी का विद्यार्थी था तो पंडित जी में कुलपति हुआ करते थे और इकलौते कुलपति थे जो कक्षाएं भी लेते थे। आजकल के कुलपति क्या कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन पंडित जी प्रत्येक शनिवार को आते थे और एमपी की कक्षाएं लेते थे। और ऐसा गुरु शायद मैंने नहीं देखा। और मुझे बार बार तुलसी को पंक्ति याद आती है कि एक सूर में विसर नकाओ गुरुकर कोमल शीत स्वभाव। तो काशी में पांडे की परंपरा थी, उसमें रचे बसे पंडित जी और डांटते भी थे हम लोगों को, क्योंकि बनारस लोगों की भाषा थोड़ी विकृत होती है तो डांट भी देते थे, लेकिन पुत्रवत स्नेह भी करते थे। और पूरी जो काशी की परंपरा है, पांडे की परंपरा, लगता है पंडित जी के जाने के बाद वहाँ भी अकाल पड़ा है। यहाँ भी जब मैं इस भवन में घुसा, पहली बार आया यहाँ और 2 वर्षों से हो रहा है कि मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार आया, राष्ट्रपति जी ने कभी नहीं बुलाया। जब वहाँ राम का प्रवेश हुआ, राम प्रवेश ने बुलाया, तो ये भी संपूर्ण निर्धारित। और विनोद नाम मेरा है तो थोड़ी छूट ले लेता हूँ। और बहुत कुछ कहा लोगों ने, मैंने बालाजी को सुन रहा था, राशिदी जी भी ऋषि हैं, चौधरी जी मेरे अनन्य मित्र हैं, बलिया का पहला व्यक्ति है जो शुद्ध हिंदी लिखता भी है। और बार बार जो पंडित जी को स्मरण करते हैं तो मन बिल्कुल भर जाता है। जो शीर्षक में पढ़ रहा था कि अभी हूँ और अभी नहीं, ऐसा ही हुआ पंडित जी के साथ। पंडित की परंपरा की धारा अचानक कैसे सूख जाती है। ये भारत का दुर्भाग्य, भारतीयता का दुर्भाग्य, माँ भारती का ऐसा पुत्र अचानक हम सबके पीछे चला जाएगा। और तमाम ऋण हम लोग के ऊपर है पंडित जी का। आज जहाँ कहीं भी लोग हैं, कहीं न कहीं उनका आशीष निरंतर मिलता रहा है। तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि मैं खंडहर हो गया पर तुम मेरी याद से निकले, मगर तुम्हारे नाम का पत्थर मेरी बुनियाद से निकले। तो उनके नाम का पत्थर हमारी बुनियाद में हमेशा रहेगा। और मैं कुछ पैसा हूँ, अधिक समय नहीं होगा, नहीं अगला टिकट आप लोग दिलवा देंगे, नहीं तो चुनाव लड़ूंगा। धन्यवाद। पंडित जी इलाहाबाद के प्रतिनिधि के नाते स्थापित हुए, इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की और काफी उन्नति आपने बताया। और अब हम इस कार्यक्रम के अभी प्राप्त पंडित विद्यानिवास मिश्र का पूरी रचनावली प्रकाशित 30 खंडों में जिसकी चर्चा हो चुकी है, उसके लोकार्पण के लिए हमारे पास डॉक्टर अरुण गुप्ता उपलब्ध हैं। सर से आग्रह है कि यही सर। अच्छा वही है। अच्छा अच्छा हाँ 21 पुस्तक है, इसकी 21 अनावरण तो पीछे
बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल का एक सदस्य हूँ और हमारे अध्ययन मंडल के संयोजकत्व में आज का यह कार्यक्रम है पंडित विद्यानिवास मिश्र पर। उनकी रचनावली अभी प्रकाशित हुई है, दिल्ली में इसका विमोचन हुआ था और 21 खंडों में है, जिसका आज यहाँ कलकत्ता से कह सकते हैं कोलकाता में इसका विमोचन हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले कमलेश भैया ने इस रचनावली के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ चर्चा की जो महत्वपूर्ण थी। रेशमी ने उनके निबंधों के विभिन्न आयामों पर बात की। मैडम राजश्री शुक्ला जी ने एक गंभीर विषय को बिल्कुल सहज और सरल तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है उसकी एक वानगी दिखाई। और हमेशा की तरह डॉक्टर प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने जिस क्षेत्र में वे विशारद हैं, पांडित्य है उनका पत्रकारिता के क्षेत्र में, और उन स्थितियों के बारे में हमें बताई, उन मुद्दों को हमारे सामने रखा जिसके बारे में कि हमें किताबों में कुछ नहीं मिलता है। मेरे अभिन्न मित्र यह सहयोग था और कितने वर्ष के हो गए? 58 मित्रता। तो कई दशकों से विनोद कुमार मिश्र जी प्रोफेसर हैं और वो मेरे यहाँ कृपापूर्वक पधारे थे, तो मैंने कहा कि चलिए कार्यक्रम है। तो हिचकिचा रहे थे, मैंने परम आदरणीय भाई साहब का नाम लिया, शंकर जी का नाम लिया, तो खुशी खुशी आ गए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और उन्होंने अपनी विनोद प्रियता यहाँ भी दिखाई, अपने नाम को उन्होंने सार्थक किया। आपको याद होगा केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से एक पत्रिका निकलती है गवेषणा, और उसका एक विशेषांक आया था जब पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का निधन हुआ था। उसके पश्चात बहुत मोटा विशेषांक आया था और उसमें दयानिधि जी ने हमसे उनके किसी एक पक्ष पर लिखने के लिए कहा था और मैंने कोशिश की थी। विद्यानिवास मिश्र जी के साथ मेरा जुड़ा बाल्यावस्था से नहीं कहूंगा, बल्कि जब मैं रिसर्च कर रहा था उन दिनों से था। मेरे जो सुपरवाइजर थे प्रोफेसर राम सिंह तोमर, फेलोशिप मिलते समय, जब भी फेलोशिप, ये जो हर फेलोशिप धारी को पता है कि साल में 10,000 रुपये वो सालाना जो है वो कंटिजेंसी के तौर पर मिला करते हैं। और उनका निर्देश था कि ये जो 10,000 रुपये हैं आप विभिन्न जगहों पर जो हिंदी के विद्वान हैं उनसे मिलिएगा, और सबके लिए एक छोटी सी पत्री एक नुमा वो भेजते थे। और जब मैं गया था पहली मरतबा, मैं बनारस में ही विद्यानिवास मिश्र जी से मिला था और बहुत ही प्रभावित हुआ था, और भी तमाम लोगों से मिला था, त्रिभुवन सिंह वगैरह सबसे मिला था। बस बाकी अन्य सारों की बात नहीं कर रहा। यह जो रचनावली प्रकाशित हुई है, इसे पूर्ण न समझा जाए, यह इस पर इसकी संख्या और बढ़ेगी। यानी ये लगभग 10,000 पृष्ठ के आसपास प्रकाशित हैं इन 21 खंडों में, और भी आने वाला है क्योंकि संपादकीय बहुत कुछ छूटा हुआ है उसमें, अंग्रेजी की बहुत सारी चीजें जो, क्योंकि विद्यानिवास जी वह व्यक्तित्व है जिन्होंने संपादन और सृजन यानी मौलिक सृजन मिला दें तो शताधिक पुस्तकें,
और ये पुस्तकें केवल पुस्तकें नहीं हैं। विद्यानिवास जी ने जो काम किया है वह एक तरफ हम लोगों के दिमाग में जो एक बात बनी रहती है कि धर्म का सिनोनिम अंग्रेजी में है रिलीजियन। विद्यानिवास जी से नहीं मानते हैं। लोक का सिनोनिम है फोक। विद्यानिवास जी कहे इसे अपर्याप्त मानते हैं। अभी राजीव मल्होत्रा जो कि मूलतया भारत में जन्मे लेकिन अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने 173 ऐसे शब्दों को चयनित करते हुए जो दिखाया है कि ये कुछ हिंदी के शब्द जिनका कि अंग्रेजी रूप देकर हम संतुष्ट होते हैं, वो कहते हैं कि अपर्याप्त है। हम कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदी के शब्द हैं उन शब्दों की व्यापकता को अंग्रेजी के शब्दों में जब रखते हैं, इसीलिए जब हम जैसे कि हिंदुइज्म, हम कहते हैं हिंदुइज्म, लेकिन इस हिंदू धर्म या हिंदू रिलीजन जब हम कहते हैं तो वह हिंदुइज्म में पूरी तरह से समा नहीं पाता है। ये तब की बात है, आज से लगभग 30 साल पहले इस पर विद्यानिवास मिश्र जी ने विचार किया था। तो जब जो पाश्चात्य संस्कृति, अभी बता रहे थे आप लोग कि विद्वान वक्तव्य के दौरान आपने सुना कि कैलिफोर्निया में उन्होंने पढ़ाया और तमाम विदेशों में उन्होंने अध्ययन किया। ध्यान दीजिए कि वो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की तुलना में उसकी भी खूबियां बताते हैं। और ये जो 10,000 रही है और आगे आने वाले और 3,000 4,000 पृष्ठ भी जब हो जाएंगे, इन तमाम चीजों को जब आप सामने रखेंगे तब आप देखेंगे कि वह भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति को कितना अधिक महत्व देते हैं और पाश्चात्य सभ्यता की दृष्टि से हमारी यह जो ज्ञान परंपरा है क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं। परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का जो सामंजस्य है उनकी तमाम रचनाओं के केंद्र में। इन तमाम ग्रंथों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ मनुष्य केंद्र में नहीं है, मनुष्य से बढ़कर जो है वह केंद्र में है भारतीयता। क्योंकि हम कहते हैं ये हमारी गंगा है। जब हम हमारी गंगा कहते हैं उसमें चाहे जो आपका अर्थ निकलता है, तो गंगा हमारी है जब कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि मनुष्य सर्वोपरि है, क्राउन ऑफ द किंग हम तो मान रहे हैं, नहीं, हम गंगा के हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यह चिंतन जो है जब हम गंगा के कहते हैं तो हम गंगा को महत्व दे रहे हैं, और जब हम हमारी गंगा कहते हैं तो हम वहां हमपन, बड़प्पन, अपना जो क्राउन वाली भावना है वह आ रही है। बहुत बड़े फलक पंडित विद्यानिवास मिश्र हमारे सामने बहुत सारी बुद्धियां, बहुत सारी समस्याएं रश्मि बता रही थी कि पुराणों का उल्लेख अक्सर आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जहां कहीं भी पुराणों के प्रसंग आते हैं वे सारे के सारे प्रसंग तत्कालीन जब लिखा गया है उस दौर के लिए और आज जब हम पढ़ रहे हैं आज के लिए, यानी परंपरा और आधुनिकता का जो समन्वय ये विद्यानिवास मिश्र की रचनाओं में हम पाते हैं। और जाहिर सी बात है कि विद्यानिवास मिश्र जी ने वो क्या थे, वो साहित्यकार थे,
भाषा वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, संपादक थे, पत्रकार थे, कितने रूप गिनाएंगे आप। तो एक महान व्यक्तित्व का जब कोई धनी होता है और उन्होंने जो निर्यास हमारे सामने अपनी रचनाओं के माध्यम से रखा है, कभी कभार हमारे सामने बड़ी चुनौती आती है। सो कल्ड जो प्रतिमान हम गढ़ते हैं साहित्य को जांचने और परखने की, वो सारे प्रतिमान कभी कभार फेल हो जाते हैं। आप आलोचना पढ़ रहे हैं तो लगेगा कि अरे इसमें तो कविता की लयात्मकता है। आप रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे हैं कुछ, तो वहां आप देखेंगे कि वहां समीक्षा के जो सिद्धांत है वहां लागू हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रचलित परंपराएं हैं, वो जो प्रचलित प्रतिमान हैं, उन प्रतिमानों से परे हो जाते हैं और ऐसा साहस केवल एक बड़ा चिंतक विचारक ही कर सकता है। अपर्याप्त प्रतिमानों को वह एक चुनौती बनकर आती है प्रतिमानों की रचनाओं से गुजरते हुए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम विद्यानिवास मिश्र की रचनाओं से गुजरेंगे तो हम देखेंगे, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिन कवियों ने उनके विरोध में दिन रात एक कर दिया, जब उन्होंने एन एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिंदी पोएट अमेरिका से जब प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने उन तमाम बड़े कवियों को, जिन लोगों ने उनके विरोध में खड़े थे, उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा। ये एक बड़े व्यक्तित्व की एक जो बड़े व्यक्तित्व के लक्षण नहीं कहूंगा मैं, इसी से ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से हम उनको जान सकते हैं। एक विराट और विशाल ज्ञान के अधिकारी, और मुझे आज भी याद है उन्होंने क्यों नहीं बताया पता नहीं, इन्हीं के भाई जो तेजपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है सूर्यकांत मिश्रा, सूर्यकांत त्रिपाठी न जाने कितने गांवों में जाकर झोला लटका है तमाम चीजों को संग्रहित करते हुए। आप तो देखते हैं कि हिंदी की शब्द संपदा और भाषा विज्ञान की तमाम चीजें जो मतलब उनकी भाषा वैज्ञानिक पुस्तकों से आती हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि वो लोक में जाने का, और लोक से मतलब वो शब्द संग्रहित किए गए हैं और कितने उसके रूप और किन प्रदेशों में, प्रदेश नहीं कहूंगा, किस जनपद में किस रूप में उन तमाम जो शब्द कहीं मिला गए हैं, उन शब्दों को उन्होंने जो हिंदी की शब्द संपदा में, भाषा विज्ञान के तमाम इसमें जो पुस्तकों में जब वे लेकर आते हैं, तो वहां से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है। एक ऐसा समर्पण मैंने सुना था कि कहीं सुना था, किसी ने बताया था कि कहीं नहीं बताया था, मतलब जो आज भी आप लोग जानते हैं कि बनारस में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, 14, 15, 16 3 दिन हर साल मनाए जाते हैं, और मैं भी उसमें 2 बार शामिल हुआ था कलकत्ता से। वही सुना था कि जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी द्वारा लागू हुई थी, तो उस दौरान उन्होंने उस समय के बुद्धिजीवियों को बुलाया था, और ये उदय प्रकाश उदय या कोई किसी ने अपने वक्तव्य में कहा था, उन्हीं को मैं बताना चाह रहा हूं। तो उन बुद्धिजीवियों में पंडित जी भी थे, और जब जो 100 साल के आसपास के बड़े पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यह डिसाइड किया है, यह निर्णय लिया है कि मैडम ये कहना चाहती है। तो विद्यानिवास जी ने एकदम तमतमाते हुए वहां से निकल कर वो आ गए और बोले कि जब निर्णय ले ही लिया गया था, हमारी तक मौजूदगी की यहाँ क्या उपयोगिता है। बोलते हुए वो निकल कर चले आ रहे थे, फिर पीछे पीछे स्वयं इंदिरा गांधी उन्हें लाकर फिर मतलब लौटा कर फिर बिठाती।
स्वाभिमान की बात हो रही थी, जो स्वाभिमान की जाहिर सी बात है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र में भी प्रबल रूप में था। जब सर का नाम आ गया, मैं हमेशा सर कह के संबोधित करता हूँ, तो उन्होंने जो लेख लिखा था पंडित जी के मतलब विद्यानिवास जी के गुजर जाने के बाद, उसकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं, उन प्रारंभिक पंक्तियों में जो ये कहा गया है कि ये जो सांसारिक मोह माया और इसमें इसके आकर्षण में जाकर आप बहुत सारी यात्राएं कर रहे हैं, बल्कि कुछ रचिए, जो ये इस तरह का जो भावबोध है, सर ने मुझसे भी यही कहा था, यात्रा न कीजिए, मैं यात्रा भीरू जरूर हूं, यात्रा आप कीजिए, कम कीजिए, उतना समय यदि आप पठन पाठन और लेखन में देंगे तो बहुत कुछ होगा। यहीं से हम लोगों की बातचीत मतलब प्रथम जब दर्शन किए थे मैंने कुटिया में, तो उन्होंने मुझे ये उपदेश दिया था। और सचमुच अभी उस उपदेश के चलते, उपदेश नहीं कहूंगा बल्कि उस हिदायत के चलते अभी मैं ना करना सीख गया हूं और ना करता हूं तो सचमुच उससे मेरा लाभ होता है। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत कुछ कही जा सकती हैं। जब हम ललित निबंध की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ यदि हम पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम रखते हैं तो उन्हीं के साथ विद्यानिवास जी का नाम रखते हैं, और मेरी नजर में इसके साथ साथ जो तीसरा नाम आएगा वो कृष्ण बिहारी जी का नाम आएगा, चौथा नाम आएगा तो कुबेर नाथ राय का नाम लगाएगा। लेकिन हिंदी पट्टी की राजनीति कुछ अलग होती है जी, वहां किसके साथ कौन समतुल्य है क्या है वो समय निर्धारित करता है, वैसे उन लोगों के कर देने से कुछ नहीं होता है। तो हमारे अध्ययन मंडल से आज की यह संगोष्ठी में शामिल होकर और बहुत ही संक्षेप में विद्यानिवास मिश्र जी की जो रचनाधर्मिता है, रचनाशीलता है और किस प्रकार से वह भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने में बहुत बड़ी सहायक साबित हो सकती है और है भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका हम चिंतन मनन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा जो समाज है, हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो परिवेश है, जो कहीं न कहीं बर्बर होता जा रहा है, उससे हमें सूत्र मिलेगा, इन पुस्तकों से सूत्र मिलेगा, विचारों से सूत्र मिलेगा कि हम इसे थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में कहा था, उसका शीर्षक है वह आखिरी तरह की बहुत याद है। तो इन्हीं लक्ष्य वक्तव्य के साथ आज का यह कार्यक्रम, जिसे हमने बहुत ही उत्साह धन्यवाद आशाओं के साथ संयोजित किया था, संपन्न होता है। और अब इसी कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम श्री अंजनी शुक्ल को आमंत्रित। साहित्य मनीषी पंडित विद्यानिवास मिश्र की जन्म शती पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उनके बहुआयामी साहित्य के विविध अनुशासनों पर बड़ी सारगर्भित और सार्थक चर्चा हुई। आमंत्रित वक्ताओं ने निर्दिष्ट विषयों पर बड़े ही सुचिंतित और विचारोत्तेजक आगमन प्रकट किए। इस अवसर पर पंडित दयानंद मिश्र द्वारा संपादित और सत्यतः प्रकाशित पंडित जी की रचनावली का लोकार्पण होना जन्मशती की महिमा को और भी आभामंडित करता है। साथ ही पंडित जी पर ललित निबंधों पर केंद्रित डॉक्टर विद्या प्रसाद की पुस्तक का लोकार्पण भी बड़ा ही प्रासंगिक
और समयानुकूल है। उक्त कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले हमारे अपने सम्मान्य अतिथियों, विमोचकों और वक्ताओं के प्रति मैं कृष्ण बिहारी अध्ययन मंडल की ओर से अपना आभार प्रकट करता हूं, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रबुद्ध श्रोता भी हमारे लिए कम आदरणीय नहीं हैं, उनके भी कृतज्ञ हैं। उनके आगमन के बिना उनका आगमन ही किसी कार्यक्रम की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी होता है। उन्हें पुनः पुनः धन्यवाद। खंडों में प्रकाशित है, हर एक खंड की भूमिका किसी न किसी बड़े साहित्यकार या विद्वान के द्वारा लिखी गई है। मसलन निबंध वाला जो खंड है उसकी भूमिका आदरणीय सर यानी कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने लिखी है। प्रत्येक खंड का क्या नाम होगा यह भी, चाहे वो केदारनाथ सिंह हो, नामवर सिंह हो, ये क्योंकि ये आज प्रकाशित हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत दिनों से चल रहा था। इसकी योजना चल रही थी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हों, रामदेव शुक्ल हों, उन तमाम लोगों से पूछवा के या यूं कह सकते हैं सजेशन लेकर प्रत्येक खंड का कोई ना कोई नाम दिया गया है। यानी यह रचनावली का जो संपादन हुआ है यह ऐसा नहीं है कि उनकी किताबें मिली और प्रकाशक को दे दिया और जैसे होता है इस ढंग से नहीं, बल्कि बहुत ही गंभीरता पूर्वक दयानिधि जी ने यह काम किया है। प्रकाश उदय आदि का सबका सहयोग रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज होगा हमारे समाज के लिए और भारत के लिए। ये भूल गया था।